चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से जुड़ी है, जिन्होंने गठबंधन तोड़ने की धमकी के बीच सीएम योगी से मुलाकात की। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर दूसरी खबर में बात संभल की, जहां संभल हिंसा रिपोर्ट खुलने के बाद से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है और अब इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद भी एक्टिव नजर आ रहा है। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर तीसरी खबर में बात वाराणसी की, जहां शमशान घाट को लेकर नगर निगम में बड़ा फैसला लिया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर चौथी खबर में बात रुड़की की, जहां मस्जिद के इमाम पर 7 साल के बच्चे से कुकर्म का आरोप लगा है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। आज की सबसे बड़ी खबर संजय निषाद से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी के साथ उनके गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। संजय निषाद ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से उन्हें कोई फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है। इस बयान ने न केवल बीजेपी के खेमे में हलचल मचाई, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए सियासी बवाल की अटकलों को हवा दी। लेकिन इस बयान के कुछ ही दिनों बाद संजय निषाद ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या था? क्या ये गठबंधन में दरार को टालने की कोशिश थी या फिर कोई नई रणनीति तैयार की जा रही थी? संजय निषाद ने इस मुलाकात में कई मुद्दे पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुलाकात में निषाद समाज के हितों, आरक्षण और 2027 के विधानसभा चुनावों में निषाद पार्टी की भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर बात हुई। संजय निषाद ने हाल ही में दिल्ली में निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। संजय निषाद ने इस मंच से साफ कहा था कि उनकी सबसे बड़ी मांग आरक्षण और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन पर पूर्ण विचार कर सकते हैं। हालांकि संजय निषाद को भी मालूम है कि उनको अपनी मांगे पूरी करनी है तो बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से बीजेपी को धमकी दी गई कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश, वो भी काम आती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि ये छोटे मोटे दल अगर पार्टी से हट भी जाए तो कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि संजय निषाद योगी सरकार का हिस्सा है और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात सामान्य नहीं थी, खास तौर पर तब जब हाल ही में संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश जो कहते हैं उसके उलट होता है। खैर, इस मुलाकात के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन कितना मजबूत रहता है। क्या संजय निषाद की मांगे पूरी होगी या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई नया उलटफेर देखने को मिलेगा? अब बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो संभल से जुड़ी है। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे, जिनमें 29 पुलिस वाले भी शामिल थे। जांच समिति की 450 पेज की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हुए, जिनमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल बताया गया। इस रिपोर्ट के बाद से विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी भी सक्रिय हो गई और संभल में तनाव का माहौल और गहरा गया। विश्व हिंदू परिषद ने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट के बाद साफ कहा
कि कल्कि की पावन भूमि को जिहादियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। वीएचपी ने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ तीखा प्रदर्शन किया, उन पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बर्क का पुतला जलाया और मांग की कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वीएचपी के एक नेता ने कहा, जियाउर रहमान बर्क ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये सुनियोजित साजिश थी और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर जियाउर रहमान बर्क ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त संभल में थे ही नहीं बल्कि बेंगलुरु में एक मीटिंग कर रहे थे। बर्क ने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया, लेकिन जांच रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें, व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट और गवाहों के बयान बर्क के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि संभल में पिछले कई दशकों से सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है। 1947 के बाद से 15 बड़े दंगे हो चुके हैं, जिनमें 213 लोगों की जान गई है। इस बार की हिंसा को भी सुनियोजित साजिश बताया जा रहा है और ये दावा किया गया है कि बाहर से लोगों को बुलाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे मामले को बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की सियासी चाल है ताकि सपा को बदनाम किया जा सके, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सपा और उसके नेता समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। संभल का माहौल इस वक्त पूरी तरह से तनावग्रस्त है और ये देखना दिलचस्प होगा कि जब संभल हिंसा की फाइल सार्वजनिक होगी तो कौन कौन इसमें फंसेगा। अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं जो वाराणसी से जुड़ी है। वाराणसी जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सियासी तौर पर भी देश का केंद्र रहा है। वहां नगर निगम ने शमशान घाट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। वाराणसी नगर निगम ने मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट जैसे प्रमुख शमशान घाटों पर लकड़ी की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इन घाटों पर लकड़ी की आपूर्ति और बिक्री को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। नगर निगम के इस फैसले के तहत अब इन घाटों पर लकड़ी की दुकानों को नियमित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका मकसद है कि शमशान घाटों पर होने वाली अव्यवस्था को खत्म किया जाए और लकड़ी की बिक्री में पारदर्शिता लाई जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन घाटों पर कई बार लकड़ी की कीमतों को लेकर शिकायतें आती हैं और कुछ दुकानदार मनमाने तरीके से कीमत वसूलते हैं। नगर निगम का ये कदम न केवल व्यवस्था को बेहतर करेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी राहत देगा, लेकिन इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया से छोटे दुकानदारों पर असर पड़ सकता है और ये बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। वहीं नगर निगम का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से जनहित में है और इसका मकसद शमशान घाटों पर सुचारू और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अब ये देखना होगा कि इस फैसले का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ सकता है। अब चौथी और आखिरी खबर रुड़की से है, जहां एक मस्जिद के इमाम पर 7 साल के बच्चे से कुकर्म का गंभीर आरोप है। इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने इस मामले में संज्ञान लिया है। पुलिस ने इमाम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित है। पुलिस के अनुसार ये घटना रुड़की के एक गांव में हुई, जहां पीड़ित बच्चे के परिवार ने इमाम पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। बच्चे के परिवार का कहना है कि इमाम ने बच्चे को बहला फुसलाकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और कई संगठनों ने इमाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। NHRC के इस मामले को गंभीरता से ले रही है और उत्तराखंड पुलिस ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले ने एक बार फिर समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर धार्मिक स्थलों पर होने वाली ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर देती है। पुलिस ने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब ये देखना होगा कि इस मामले में जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।